आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट का तो ऑलरेडी चल ही रहा है। इस बीच में एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा सा झटका दिया हमें, जो 2 पोस्ट रिलीज़ हुआ था, आरआर रिलीज़ हुआ था, एक्चुअली पोस्ट नहीं है उसका, आरआर रिलीज़ हुआ था डीएचएस ऑफिस से और डीसी ऑफिस से। डीएचएस ऑफिस से रिलीज़ हुआ था मजदूर और रेडियोग्राफर में, डीसी ऑफिस से रिलीज़ हुआ था सर्वेयर को लेकर। तो इन दोनों पोस्ट में ये जो है ग्रुप सी के अंडर आते हैं और इसमें एज लिमिट 27 कर दिया गया, जो कि पहले था 33, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों पे, खास करके जो यूथ्स हैं जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनमें बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि मोस्टली जो एस्पिरेंट्स हैं वो 25 से 33 के एज ग्रुप में है और वो लोग टोटली रिलाई करते हैं। इनफैक्ट अंडमान का ऑल टोटल पॉपुलेशन जो है वो रिलाई करता है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स पे, क्योंकि यहाँ कोई अदर अपॉर्चुनिटी है नहीं। आप अगर बाहर जाते भी हो तो आपको वो प्रेफरेंस नहीं मिलता जो वहाँ के लोकल पीपल को मिलता है। और अब ऐसे में अंडमान का अपना लोगों को यहाँ भी प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, वो लोग एज के क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे। इस विषय में फिर सारे लोगों ने एकजुट होकर मिलकर, जितने भी यूथ्स हैं, हमने डिसाइड किया कि हम एक लेटर तैयार करेंगे रेस्पेक्टिव जितने भी डीएचएस और डीसी ऑफिस को एड्रेस करके, जिसमें हम लोगों ने ये अपोज किया है, ये लेटर है, ठीक है। इसमें हमने अपोज किया है कि जो 27 एज लिमिट है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है अभी के यूथ्स को, और उन लोग के जो खास करके जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो इसीलिए इसको वापस पहले जैसा एज 33 क्राइटेरिया में वापस ला दीजिए। हमने इंडिविजुअली सब ने ये लेटर्स जमा किए हैं रेस्पेक्टिव ऑफिसेस में जाके। ये तो हमारा टेम्परेरी सोल्यूशन था। उसके बाद हम सब एकजुट हुए, हमने बात किया तो देखा कि अगर ये चीज़ फर्दर इम्प्लीमेंट होता है, अदर ग्रुप ऑफ जितने भी रिक्रूटमेंट है उसमें अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो इससे बहुत सारा इश्यूज क्रिएट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक लॉजिकली इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि अगर एक बंदा 18 साल में अपना 12th पास करता है तो रेडियोग्राफर जैसे पोस्ट कर रहे हैं, खास करके मैं मजदूर वगैरह की बात नहीं कर रही, बट रेडियोग्राफर, सर्वेयर जैसा पोस्ट जिसमें आपको स्किल रिलेटेड डिग्रीज चाहिए होता है, उसको लेके आपको 3 to 4 इयर्स का एटलीस्ट उसका स्टडी होता है, पढ़ाई होता है। आइदर इट इज़ बैचलर डिग्री और डिप्लोमा डिग्री, अप टू 3 to 4 इयर्स होता है। उसके बाद में अगर आपको गवर्नमेंट में जॉब चाहिए है तो उसमें एटलीस्ट आपको 2 इयर्स एक्सपीरियंस डिमांड करते हैं, ठीक है। तो आप जब ये सब कुछ करने के बाद आपका एज एट लास्ट 24 आ जाता है, अप्रॉक्स 18 से 24 के बीच में आपका ये सब कुछ कंप्लीट होता है। और उसके बाद में आपके पास बचता कितना साल है? अभी का जो एज क्राइटेरिया 27 अगर आप डाल दें तो उसमें आपके पास 3 साल बचते हैं। उसमें भी अंडमान में हर साल रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, तो आपके पास सिर्फ 3 इयर्स है। वो 3 इयर्स में अगर आपके लाइफ में वो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम आपको मिल गया तो आप वो एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर पास हो गए देन आप जॉब के लिए एप्लीकेबल हो। अदरवाइज आपका वो 3 साल निकल गया, रिक्रूटमेंट नहीं हुआ या आप पास नहीं हुए पहला अटेम्प्ट में, दूसरा अटेम्प्ट का आपके पास कोई चांस रहता है नहीं, और उसके बाद आपका कोई ऑप्शन, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप आइदर प्राइवेट में प्रैक्टिस करो अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो, अदरवाइज कोई बिजनेस, कोई भी छोटा मोटा काम जिसमें जो है आपका लाइफ टाइम स्टेबलाइजेशन नहीं। अगर आप एक प्रोफेशनल, अभी हर रेडियोग्राफर के हिसाब से बात किया जाए तो हर रेडियोग्राफर एक एक्सरे क्लिनिक खोल के नहीं बैठ सकता, उसको सेटअप का ज़रूरत है, उसको पैसे की भी ज़रूरत है, जगह का भी ज़रूरत है, बहुत कुछ का ज़रूरत है, जो कि एक मिडिल क्लास के पास अवेलेबल नहीं है। इतना उसके पास अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, इतना उसके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए ही ट्राई करेगा और उसमें भी उसको क्राइटेरिया वाइज हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से ना अभी नहीं लेकिन फ्यूचर में अगर ये धीरे धीरे करके हर पोस्ट में अप्लाई हो गया तो मिडिल क्लास, खास करके मैं मेंशन कर रही हूँ मिडिल क्लास, क्योंकि वही लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अंडमान निकोबार के पॉपुलेशन में आते हैं, मिडिल क्लास, और उसी में सबसे ज़्यादा लोग हैं जो लोकल पीपल है अंडमान के। जिन लोगों का बाहर रिश्तेदारी है, जान पहचान है, जो भी है, जो बाहर ऑलरेडी सेटल्ड है, वो अपना कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं, अपना सेटल कर ही लेते हैं, उनका प्रोफेशन सेट हो जाता है। लेकिन जो लोग यहाँ के हैं उन लोगों का तो कोई स्टेबिलिटी नहीं है फाइनेंशियल। लाइफ लॉन्ग आप प्राइवेट में जॉब नहीं कर सकते, कितने बार आप यहाँ से वहाँ से यहाँ जॉब शिफ्ट करोगे, लाइफ लॉन्ग आपको कहीं पे भी स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा। ऐसे में बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। एक
पर्सन के हिसाब से अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी। आप अपना एक डेवलपिंग एज में हो जहाँ आप अपना अचीवमेंट गोल्स जो है वो पूरा नहीं कर पा रहे, आपके ऊपर फैमिली प्रेशर है, कैरियर का प्रेशर है, मैरिटल इश्यूज होंगे। उसके अलावा अगर आपको कोई काम नहीं मिलेगा तो ऐसे भी बच्चे हैं जो नेगेटिव की तरफ जा सकते हैं। ड्रग्स हुआ, चोरी चकारी हुआ, मारना पीटना, जब तो इंसान यही करेगा ना कि जहाँ मतलब हम लोग को पैसा मिल रहा है वो काम करे, क्योंकि घर चलाना है उनको, उसके ऊपर प्रेशर है। तो अंडमान का पॉपुलेशन हो सकता है कि फ्यूचर में जाके कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट हो, इससे बहुत सारा इश्यूज क्रिएट हो सकता है। प्लस अंडमान का इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स जो है वो मिडिल क्लास है। अब मिडिल क्लास के पास पैसा है ही नहीं, तो वो खर्च कहाँ करेगा? एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इनकम कम है, खर्च नहीं करेगा तो वो इकोनॉमी सर्कुलेशन होना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से बिजनेस स्टैंडर्ड्स भी मार खाएगा। तो ये सारा चीज़ को हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया। उसके बाद में हम लोग जैसे डिस्कस करते रहे तो हमारे साथ और लोग जुड़े, हमने अवेयरनेस कैंप किया। हमारे साथ SKSSF ग्रुप, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का जितने भी लोग हैं, जितने भी यूथ्स हैं, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। वहाँ के पंचायत से हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। वो हमारे पीछे थे, हमारे साथ थे हर वक्त, हमेशा। भले ही फिजिकली वो लोग प्रेजेंट नहीं रहते थे, लेकिन उन्होंने जहाँ जहाँ उनका रोल्स प्ले करना था वहाँ उन्होंने किया। ऐसे ही हम सब एकजुट होकर अवेयरनेस कैंप किया, सब लोगों को बताया, जितना हो सका हमने इसको फैलाया, इस प्रॉब्लम को जहाँ जहाँ तक पहुँचा सके हम लोग वहाँ पहुँचाए। उसके बाद हम लोग इस प्रॉब्लम को लेके MP सर के पास गए, जो हमारे अंडमान निकोबार के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो हमने डायरेक्ट उनको अप्रोच किया, क्योंकि अंडमान के लिए फ़िलहाल वही है जो सब कुछ कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास अब कोई नहीं। तो हमने उनको अप्रोच किया, उन्होंने फर्दर हमें गाइड किया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। मतलब जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो उसमें ये क्राइटेरिया लाया जाए कि पहला बात तो उसका आइलैंडर कार्ड मैंडेटरी हो, दूसरा चीज़ उसका एम्प्लॉयमेंट कार्ड हो, अंडर 10 ईयर कैटेगरी हुआ, OBC हुआ, जो भी है उससे कोई रिलेशन नहीं। अगर आप आइलैंडर कार्ड आपके पास है, आप B42 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या व्हाट्सएवर जो भी है, अंडमान का पैदा होना चाहिए एटलीस्ट, कुछ नहीं तो ठीक है, तो तब जाके आप वो क्राइटेरिया में फिट हो सकते हो। और आई थिंक ये सही भी है। मतलब बाकी लोगों से हम लोगों को अलग एक ही चीज़ करता है, वो है हमारा आइलैंड कार्ड। और सर्टिफिकेट तो यहाँ पे भी सबको मिल रहा है, तो कोई पैदा होने से कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आइलैंडर कार्ड एक ऐसा चीज़ है जो आपके एंसेस्ट्रल से चला आ रहा है, उनके डॉक्यूमेंट्स के तहत आपके डॉक्यूमेंट बन रहे हैं। आधार कार्ड भी सबके पास अवेलेबल है, तो उससे कोई बड़ा बात नहीं है। तो मैनेजमेंट को इस चीज़ को समझ के उस पर एक्शन लेना चाहिए। मेरे हिसाब से अपील यही होगा कि आप मैनेजमेंट समझें, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का। मैम ने बोला तो हमारे जो प्रेजेंट सिचुएशन को कंसिडर करके तो हम नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग तो सारे पटे और रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को जो DHS और DC को लेटर सबमिट किया, तो ऑब्जेक्शन लेटर। उसके बाद नेक्स्ट हम उनके बाद में हम MP सर के पास गए थे, तो MP सर ने हम लोग को सजेस्ट किया, तो वो बोले कि हमारा जो मुद्दा है वो पार्लियामेंट में हम लोग सेशन में उठाएंगे। तो उसके बाद में उनके हिसाब से जैसा है सजेस्ट किया, तो उसके बाद में अभी तो MP सर ऑलरेडी लास्ट फ्राइडे को तो ऑलरेडी इस बात में मुद्दा उठा चुके हैं, आज भी इस बारे में बात करेंगे। तो उसके पहले हम लोगों ने लास्ट वीक CS सर को अप्रोच किया, CFTP सर को, तो उनके तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला। तो उन लोगों ने उन सर ने बताया कि हमारा जो मुद्दा है ऑलरेडी इस पर वो लोग रिव्यू कर चुके हैं, तो उसको ऑलरेडी सबमिट करें आगे के लिए प्रोसीजर के लिए। तो उसके बाद में उस पर और ये जो हमारा लेटर है जो हमने जो MP सर को सबमिट किया था, ये लेटर इसका सैंपल है, आप देख सकते हैं। फिर हमारे CS सर ने बोला कि उनको कुछ वक्त चाहिए उसके लिए, तो उन लोगों ने थोड़ा वक्त भी मांगा है और अभी तो पॉजिटिव रिस्पांस मिला है उनकी तरफ से। उसके बाद में फिर हम लोग अभी एकजुट होकर हम नेक्स्ट अभी आज एक्चुअली पे हम कोई एक यूथ का बात लेकर यहाँ पर नहीं बैठे, ओके, हम यहाँ बल्कि कि अंडमान के सारे यूथ का बात लेकर यहाँ पर बैठे। देखिए हमारे एक्चुअली पे देखा जाए हमारा जो GDP है और हमारा जो पर कैपिटल इनकम है वो भी लो है, ये आपको तो पता ही होगा ऑफकोर्स। और सबसे बड़ी बात है ना कि इंडिया में और यूनियन टेरिटरी नहीं, फुल ऑल ओवर इंडिया में हम डिजर्व करते हैं सेकंड पोजीशन में। हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो पोजीशन है वो सेकंड में डिजर्व करते हैं। हम 10 नंबर पे से 2 पे आ रहे हैं, 2 मीन्स आप 33.6%, और उस पे भी देखा जाए जो फीमेल्स का है वो 49.2 समथिंग आ रहा है, ओके। और कहीं ना कहीं देखा जाए ये सिर्फ एक डाटा नहीं है, ओके।
ये हर एक घर का सच्चाई है। मतलब जहां एक एस्पिरेंट बैठकर रात भर जाग कर अपना एक सपना देखता है और फिर ऐसे सब पॉलिसी की वजह से अपनी जिंदगी से उम्मीद छोड़कर वो क्या करेंगे। ओके, और जब बाकी स्टेट अपने यूथ के लिए आरआर अमेंड करते हैं, जब वो अपने लोगों का फ्यूचर सिक्योर करते हैं, तो क्या हम यूथ इंक्लूसिव पॉलिसी का हक नहीं मांगते हैं क्या? ऑफ कोर्स चाहिए हमें भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लीजिए, आंध्र प्रदेश का एग्जांपल है। सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं, बल्कि कहीं तेलंगाना के तेलुगु बच्चे आ जाए करके आर्टिकल 371D उसे यूज करके इन्होंने एक और बैरियर लगाया कि क्लास 4 to 10 तक की कॉन्टिन्यूस एजुकेशन आंध्र प्रदेश की होनी चाहिए। ये होता है अपने यूथ को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचाना। ये होता है इंक्लूसिवनेस। उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल का बेहतरीन इस्तेमाल किया। देखिए, इंक्लूसिवनेस, वननेस एंड सिक्योरिटी इज ऑल वी वांट आवरसेल्व्स। इंक्लूसिवनेस यानी हमारी सोसाइटी के ये लोग इस आइलैंड के ज्यादा हकदार, और वननेस यानी इस सोसाइटी की अखंडता, ना कि डेमोग्राफिक चेंजेस, और सिक्योरिटी फॉर अवर फ्यूचर यानी कि जॉब सिक्योरिटी इन अवर एडमिनिस्ट्रेशन। बस यही चाहिए हमारे आइलैंडर्स को। हम ज्यादा कुछ मांग भी नहीं कर रहे हैं। एंड देन आज मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे द्वीप के माननीय MP सर का, जिन्होंने अपने पूरे पोटेंशियल के साथ हमारे लिए 40 इयर्स का जो अपर एज लिमिट और प्लस 5 इयर्स लोकल्स के लिए डिमांड किया है। ये सिर्फ एक डिमांड नहीं, ये हमारे यूथ के सपनों की आवाज है। उन एसोसिएशन का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने हर कदम हमारा साथ दिया है, हमारा एक बैक सपोर्ट किया है, हमारे मतलब हर चीज में, हर कदम में उन्होंने साथ दिया है। SKSSF वाले, हमारे फेडरेशन वाले, और हमारे लोकल बॉर्न एसोसिएशन एंड हमारे एमसो एंड पंचायत नॉर्थ एंड मिडिल प्रधान हो गए, वो सब ठीक है। और सेकंड चीज है कि हमारे लोकल मीडिया चैनल्स, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी आवाज को पूरे अंडमान के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया। हमारे द्वीप के सभी पेरेंट्स, आपके दुआ के बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते थे। तो आपके आशीर्वाद ही हमारा ताकत है, और हमारा यूथ, आपकी एनर्जी, आपका जुनून, वही हमें जोश और हिम्मत देते हैं आगे लड़ने और आगे बढ़ने का। और सबसे खास बात यह है कि हमारे द्वीप के चीफ सेक्रेटरी सर, आपने जो हमारी बात इतने पेशेंस के साथ सुना, जो कि आपने हमारे फाइल को रिव्यू करने का वादा किया, वो हमारे लिए उम्मीद की किरण से बढ़कर कुछ नहीं है। दोस्तों, ये सिर्फ एक पॉलिसी का मुद्दा नहीं है, ये अपने अंडमान के यूथ के फ्यूचर की आवाज है। ये हमारे सपने बचाने की मुहिम है, और हमें वादा करना होगा, जब तक हमारे यूथ को इंसाफ, हक नहीं मिलेगा, हम रुकेंगे नहीं। क्योंकि ये सिर्फ एक डिमांड नहीं है, ये हमारे अंडमान का जज्बा है, ये हमारे यूथ की पल्स है। थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑल ऑफ यू।